एम लक्ष्मीकांत सार के अंतर्गत एम लक्ष्मीकांत के चैप्टर में से जो भी जिस्ट निकलता है उसको हम लोग पढ़ रहे हैं ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में या वन लाइनर के फॉर्म में। तो आज का जो चैप्टर है वो है हम लोगों का संसद। तो संसद का एक ट्रिक बनता है जो बच्चों का जैसा ट्रिक है, सरला, सौ र ल आ का सरला। सौ से संसद जो कि अनुच्छेद 79 में लिखा गया है, और र से राज्यसभा जो अनुच्छेद 80 में, और ल से आ गया आपका लोकसभा जिससे क्या बना अनुच्छेद 81 मतलब 81 में। तो आप देख सकते हैं कि अगर पूछे कि राज्यसभा का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है तो 80 में, लोकसभा का उल्लेख किसके तहत किया गया है तो 81 में, और संसद का उल्लेख किस में किया गया है तो 79 मतलब 79 में। तो संसद का गठन का उल्लेख अनुच्छेद 79, राज्यसभा का गठन 80 और लोकसभा का गठन 81। अब अगर संसद का सत्र की अगर बात करें तो अनुच्छेद 85 के तहत राष्ट्रपति को यह शक्ति दी गई है कि संसद का सत्र आहूत कर सकता है, सत्रावसान कर सकता है, और नई क्या बोल सकते हैं लोकसभा का भंग भी कर सकता है। तो ये आपका संसद का सत्र के बारे में किस अनुच्छेद के तहत चर्चा की गई है तो अनुच्छेद 85 के तहत चर्चा की गई है। अब आते हैं आगे बढ़ते हैं कौन कौन सा मेन टॉपिक्स निकलता है। 86वां संविधान संशोधन मतलब 86 कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट 2002 द्वारा निःशुल्क शिक्षा का अधिकार को मौलिक अधिकार बनाया गया। अनुच्छेद 21A के अंतर्गत किस अनुच्छेद 21A में जोड़ा गया कि निःशुल्क शिक्षा का अधिकार मौलिक अधिकार होगा। ये किस संविधान संशोधन के द्वारा तो 86वां संविधान संशोधन 2002 द्वारा। और अगर आपको पूछे कि राज्यों में लोकसभा के स्थानों की आवंटन की अवधि 2026 तक तय किया गया कब, मतलब क्या है कि राज्यों में लोकसभा, जैसे बिहार में लोकसभा की 40 सीटें हैं या यूपी में लोकसभा की 100 सीटें हैं, तो ये जो डिसाइड की गई है कब डिसाइड की गई है तो 84वां संविधान संशोधन 2001 में ये तय की कर दी गई थी कि 2026 तक ये सीटें बनी रहेगी। उसके बाद इसमें फिर बदलाव किया जाएगा राज्यों की जनसंख्या के आधार पर। उसके बाद देखिए आर्टिकल 80 जो कि पहले भी पढ़ चुके, राज्यसभा है। राज्यसभा की संख्या जो है अधिकतम 250 हो सकती है, लेकिन वर्तमान में अभी कितना है 245 है। तो ये आपको याद रखना है कि राज्यसभा के सदस्यों की संख्या अधिकतम कितनी हो सकती है 250, लेकिन वर्तमान में कितनी है तो वर्तमान में 245 है। जिस 245 में 12 सदस्य मनोनीत किए जाते हैं राष्ट्रपति के द्वारा कला, साहित्य, शिक्षा जैसे आदि क्षेत्रों के द्वारा। मतलब किसी भी विषय के जो विशेषज्ञ हैं, एक्सपर्ट हैं, जरूरी नहीं है कि जो कला से है, खेल है, साहित्य है, ये लिखा हुआ है उसी से, कोई भी क्षेत्र अगर कोई कानून का एक्सपर्ट है उसको भी दे सकता है। वो एग्जाम्पल के तौर पर 3-4 विषय उसमें दे दी गई है। तो अब देखिए मनोनीत की जाती है 12 सदस्य को, और 233 सदस्य क्या किया जाता है निर्वाचित किया जाता है 245 में से। ये राज्यसभा के बारे में बात आ गई। अब राज्यसभा में देखिए राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, उपराष्ट्रपति होता है। मतलब जो राज्य का देश का उपराष्ट्रपति होगा वही क्या होगा राज्यसभा का सभापति होगा, वो पदेन है। और लोकसभा में राष्ट्रपति द्वारा 2 आंग्ल भारतीय को, ये जो आप पढ़े कि 2022 या 21 में ऐसी चीज़ें हुई कि जो 2 आंग्ल भारतीय एंग्लो इंडियन को क्या करता था लोकसभा में राष्ट्रपति मनोनीत करता था, इसके प्रावधान को 104वां संविधान संशोधन द्वारा निरस्त कर दिया, निष्प्रभावी। निरस्त नहीं, निष्प्रभावी मतलब उसको आगे नहीं बढ़ाया। यह किस अनुच्छेद के तहत था तो अनुच्छेद 331 के तहत था। और उसी तरह राज्यों के विधानसभा में 1 एंग्लो इंडियन का मनोनयन राज्यपाल कर सकता था, यह अनुच्छेद 333 के तहत था, 333 और उससे 2-1 पहले मतलब 331 और 2 बाद 333। तो ये दोनों में आंग्ल भारतीयों से संबंधित था, और ये दोनों अनुच्छेद को क्या किया कि अनुच्छेद ये संविधान संशोधन 104 के द्वारा क्या कर दिया गया, निष्प्रभावी कर दिया गया है। अब देखिए अनुच्छेद 330 में क्या कह रहा है। अनुच्छेद 330 में कह रहा है लोकसभा में SC ST के लिए आरक्षित सीटें कितनी होगी, और उसी तरह 2 बढ़ा दो। देखो जी यहाँ पर देखो ट्रिक है, यहाँ पर 331 में 2 जोड़ो तो 333, मतलब 331 केंद्र में आंग्ल भारतीय लोकसभा में और 333 विधानसभा में। उसी तरह 330 लोकसभा में SC ST, उसी तरह 2 बढ़ा दो तो 332 विधानसभा में SC ST की आरक्षित सीटें, और 331 333 की तो बात कर ही लिए। चलिए हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज की तरफ जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट। इस पेज का सारे सवाल को बड़ी ध्यान से देखिएगा क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए अनुच्छेद 67 आपको रट लेना है, इसको स्क्रीनशॉट रख लीजिए कि अनुच्छेद 67 द्वारा राष्ट्रपति को पद से हटाना है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। ये राज्यसभा का विशेषाधिकार है कि अगर राष्ट्रपति को क्या करना है पद से हटाना है। ये तीनों अनुच्छेद राज्यसभा का विशेषाधिकार या क्या बोल सकते हैं राज्यसभा का प्राथमिक अधिकार के अंतर्गत आता है। अनुच्छेद 67, अनुच्छेद 249, अनुच्छेद 312। इसके तहत देखो अनुच्छेद 67
67 में क्या कह रहा है, राष्ट्रपति को अगर पद से हटाना है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में लाया जाएगा। उसी तरह अनुच्छेद 249 में क्या कह रहा है कि राज्य सूची के किसी विषय में अगर राष्ट्रीय महत्व का है तो पहले प्रस्ताव राज्यसभा में आएगा। दूसरा है अनुच्छेद 312 के तहत नई अखिल भारतीय सेवाओं का सृजन, जैसे कि आईएफएस का गठन कब किया गया, 1967 में। आईएफएस इंडियन फॉरेस्ट सर्विस यानी वन सेवा, भारतीय वन सेवा है। इसके अलावा दो और अखिल भारतीय सेवा है, आईएएस इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस और आईपीएस इंडियन पुलिस सर्विस। और तीसरा का गठन 1967 में आईएफएस किया गया। तो अखिल भारतीय सेवा का गठन करना है अनुच्छेद 312 के तहत, तो भी प्रस्ताव सबसे पहले राज्यसभा में आएगा। अनुच्छेद 67 हो उपराष्ट्रपति को हटाना, उसके बाद अनुच्छेद 249 राज्य सूची के किसी विषय में कानून बनाना। अब आते हैं अगला, संसद के बारे में कुछ और जो महत्वपूर्ण बातें एग्जाम में बन सकती है। संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू की जाती है। तो ये क्वेश्चन छोटे लेवल के एग्जाम में पूछा जा सकता है कि संसद का कार्यवाही कब शुरू की जाती है। तो संसद की कार्यवाही सुबह 11 बजे शुरू की जाती है और 11 से 12 का जो समय होता है वो प्रश्नकाल होता है। 11 से 12 का समय क्या होता है, प्रश्नकाल होता है। 11 बजे कार्यवाही शुरू, 11 से 12 का समय क्या है, प्रश्नकाल है। अब देखिए प्रश्नकाल में 3 तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं। पहला प्रश्न की अगर बात करें तो यह है तारांकित प्रश्न। तारांकित प्रश्न, तारांकित मतलब ये प्रश्न में स्टार लगा हुआ रहता है और इसका जवाब मौखिक देना होता है। दूसरा है अतारांकित प्रश्न, इसका जवाब उत्तर यानी लिखित देना होता है। तो मौखिक प्रश्न में जो तारांकित प्रश्न है इसमें अनुपूरक प्रश्न पूछ सकते हैं, प्रश्न पे प्रश्न किया जा सकता है उत्तर के बाद। लेकिन जो अतारांकित प्रश्न है जिसका कि जवाब उत्तर लिखित रूप से देना है, उसे अनुपूरक प्रश्न पूछने का अधिकार नहीं है। जो प्रश्न पूछा वही होगा। तो तारांकित में अनुपूरक प्रश्न पूछा जा सकता है और तारांकित में अनुपूरक प्रश्न नहीं पूछा जा सकता है। अगला है अल्प सूचनात्मक प्रश्न। अल्प सूचनात्मक प्रश्न यानी 3 तरह के प्रश्न हो गए। अब आगे देख, 11 बजे क्या हुआ, संसद की कार्यवाही शुरू हुई, 1 घंटा। 11 से 12 क्या है, प्रश्नकाल है। उसके बाद 12 से 1 शून्यकाल है। यह भारतीय नवाचार है। शून्यकाल किसी देश से नहीं दी गई है। शून्यकाल का जो प्रावधान किया गया है यह भारत के लोगों ने खुद बनाया है। तो 12 से 1 शून्यकाल है। 1 से 2 ब्रेक होती है, लंच वंच करता है संसद लोग, तो क्या हो जाता है, 12 से 1 ब्रेक होती है। 2 बजे के बाद कानून निर्माण की प्रक्रिया शुरू होती है। तो आपको संसदीय कार्यवाही के बारे में पता चल गया होगा। तो अब देखिए इसमें कई तरह के प्रश्न पूछे। प्रश्नकाल के जस्ट बाद क्या आता है, शून्यकाल। शून्यकाल से पहले कौन सा सत्र होता है, प्रश्नकाल। इस तरह करके प्रश्न पूछा जाता है। अब आगे देखते हैं हम लोग संसदीय समिति। देखिए 3 मुख्य संसदीय समिति है, जिसमें कि लोक लेखा समिति, जिसको हम लोग पब्लिक अकाउंट कमेटी भी बोल सकते हैं। दूसरा है प्राक्कलन समिति। तीसरा सार्वजनिक उपकरण समिति। तो लोक लेखा समिति में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति। तो हम लोग बात कर रहे थे लोक लेखा में टोटल 22 सदस्य होते हैं, जो सबसे महत्वपूर्ण संसदीय समिति है, जिसमें 15 सदस्य यानी 15 सदस्य जो होता है ये लोकसभा से होता है और 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। तो और लोक लेखा समिति का जो अध्यक्ष होता है हमेशा वो विपक्ष का नेता होता है। अब देखिए कि लोक लेखा समिति में कोई भी मंत्री या प्रधानमंत्री इनके सदस्य नहीं हो सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि लोक लेखा समिति के सदस्य कौन नहीं हो सकते हैं। तो जो किसी मंत्री के पद पे है या प्रधानमंत्री के पद पे है वो इसके सदस्य नहीं हो सकते हैं। और इसका अध्यक्ष हमेशा कौन होगा, विपक्ष का नेता होगा। और इसमें टोटल 22 सदस्य हैं, जिसमें कि 15 सदस्य लोकसभा से, 7 सदस्य राज्यसभा से होता है। अगला है प्राक्कलन समिति, जो सबसे बड़ी समिति है और ये 30 सदस्यों की समिति है और सभी के सभी सदस्य लोकसभा से होता है। अगला सार्वजनिक उपकरण समिति, ये भी 22 सदस्य का होता है, 15-7, इसमें भी 15 लोकसभा 7 राज्यसभा से लिया जाता है। चलते हैं नेक्स्ट पेज के तरफ। वीडियो को आप दोबारा एक बार फिर से आप लोग देख लीजिएगा, बहुत ही फायदे का वीडियो है और कुछ चीज़ें लिख भी लीजिएगा। आप लोग शेयर करते नहीं हैं, मैक्सिमम शेयर करेंगे। 100 सब्सक्राइबर पूरे कर दीजिए, आपको हर चैप्टर का नोट्स मिलना शुरू हो जाएगा टेलीग्राम चैनल पे। टेलीग्राम चैनल बना दिया जाएगा फिर आप लोगों का टेलीग्राम ग्रुप, इसीलिए शेयर कीजिए। जितना भी ग्रुप है, दोस्त हैं, सबको मैक्सिमम शेयर करते जाइए आप लोग इसको। अब देखते हैं धन विधेयक के बारे में। देखिए धन विधेयक की जो बात कहे हैं, धन विधेयक की प्रक्रिया का वर्णन अनुच्छेद 109 के तहत और परिभाषा का वर्णन अनुच्छेद 110 के तहत की गई है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये तय कौन करता है, लोकसभा का अध्यक्ष करता है। और धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश करना पड़ता है। देखिए धन विधेयक प्रक्रिया अनुच्छेद 109, परिभाषा अनुच्छेद 110, निर्णय कौन करेगा धन विधेयक है या नहीं, तो कौन, लोकसभा का अध्यक्ष। धन विधेयक को सबसे पहले लोकसभा में पेश करना होता है। धन
विधेयक में राज्यसभा को कोई भी कानून यानी शक्ति नहीं है संशोधन वगैरह की, इसमें वो सिर्फ 14 दिन तक इसको रोक के रख सकता है। 14 दिन के बाद अपना कोई भी विचार नहीं दिया तो क्या होगा, अपने आप इसे पास मान लिया जाएगा। अब अनुच्छेद 111 कहता है ये किसी भी विधेयक के समय में संबंध में राष्ट्रपति को क्या शक्ति है, ये किसके तहत है, अनुच्छेद 111 के तहत किसी भी विधेयक के संबंध में राष्ट्रपति को प्राप्त शक्ति अनुच्छेद 111, जिसको पॉकेट वेटो वगैरह जो भी बोल दीजिए। और साधारण विधेयक की चर्चा अनुच्छेद 107 के तहत की गई है और अनुच्छेद 114 के तहत विनियोग विधेयक। तो ये सारे को स्क्रीनशॉट कर लीजिए, 107 साधारण विधेयक, 114 विनियोग विधेयक। अब आते हैं, आगे बढ़ते हैं हम लोग। लोक लेखा समिति के अध्यक्ष की नियुक्ति लोकसभा अध्यक्ष करता है। मतलब लोक लेखा समिति का अध्यक्ष तो होता है विपक्ष का नेता, लेकिन उसकी नियुक्ति कौन करता है, लोकसभा अध्यक्ष करता है। वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसको हम लोग साधारण भाषा में बजट भी कह देते हैं, अनुच्छेद 112 के तहत संसद में, अनुच्छेद 112 के जो है संसद में विनियोग विधेयक 114 अनुदान मांग अनुपूरक मांग अनुच्छेद 115 में प्रस्तुत किए जाते हैं। मतलब क्या है कि बजट के साथ ही विनियोग विधेयक, जो कि क्या अनुच्छेद 114 के तहत अनुदान मांग और अनुपूरक मांग सब के सब बजट के साथ ही प्रस्तुत किए जाते हैं। अब देखिए अनुच्छेद 115 में क्या क्या है, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान, 3 प्रकार के अनुदान का वर्णन किसमें की गई है, अनुच्छेद 115 के तहत। इसका स्क्रीनशॉट रख लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पेज है ये, कि देख लीजिए। अनुच्छेद 115 के तहत 3 प्रकार के अनुदान की बात करते हैं, अनुपूरक अनुदान, अधिक अनुदान, अतिरिक्त अनुदान। अनुच्छेद 116 जिसको कि लेखा अनुदान, अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, जिसको मिनी बजट के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, मिनी बजट किसको कहते हैं, लेखा अनुदान, और किस अनुच्छेद के तहत, अनुच्छेद 116 के तहत। अनुच्छेद 116 लेखा अनुदान, अनुपूरक अधिक और अतिरिक्त अनुदान अनुच्छेद 15, और मिनी बजट लेखा अनुदान को कहते हैं। अब देखिए प्रत्याया अनुदान क्या है, संसद द्वारा कार्यपालिका को दिया गया खाली चेक। मतलब संसद जो है कार्यपालिका को जो ब्लैंक चेक देता है उस तरह उसको कहा जाता है प्रत्याया अनुदान, यानी इसी को ब्लैंक चेक बोलते हैं। अब अनुच्छेद 108 के तहत देखिए संयुक्त बैठक का प्रावधान है। संयुक्त बैठक बुलाता कौन है, राष्ट्रपति। और लेकिन इसकी अध्यक्षता कौन करता है, इसकी अध्यक्षता या तो लोकसभा अध्यक्ष या लोकसभा उपाध्यक्ष, उसके नहीं रहने पर राज्यसभा उपसभापति। ठीक है। और इसके नियम प्रक्रिया का प्रावधान अनुच्छेद 118 में कही गई है। अब लोकसभा या संयुक्त बैठक क्यों बुलाया जाता है, क्योंकि जब लोकसभा और राज्यसभा में किसी बिल को लेकर गतिरोध उत्पन्न हो जाए, पास ही नहीं हो रहा है, तो संयुक्त बैठक बुलाई जाती है। अब देखिए अब तक भारत में 3 बार संयुक्त बैठक बुलाई जा चुकी है। गौर से सुनिए, दिख नहीं रहा होगा आप लोगों को। अनुच्छेद 1961 के तहत दहेज कानून के तहत, उसके बाद अनुच्छेद सन 1961, सन 1978 जो कि आपका क्या है डाकघर संशोधन विधेयक, और अनुच्छेद वर्ष 2002 आतंकवाद विरोध अधिनियम, वर्ष 1961, वर्ष 1978 और वर्ष 2002। 1961 में दहेज कानून के लिए, और इसके बाद 1968 में बैंक सुधार के लिए, बैंक और डाकघर का सुधार, और 2002 में आतंकवाद विरोध के लिए इसको लाया गया था। चलते हैं हम लोग आज का नेक्स्ट पेज की तरफ। देखिए 11वीं लोकसभा द्वारा यह सहमति बनी थी कि सत्ताधारी पार्टी का उपाध्यक्ष, क्या बोल रहा है, सहमति क्या बनी थी कि सत्ताधारी पार्टी का तथा उपाध्यक्ष विपक्षी दल का होगा। मतलब लोकसभा में जो अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी पार्टी का होगा और उपाध्यक्ष जो होगा वो क्या होगा, विपक्षी दल का होगा। ये कब बनी थी ये सहमति, 11वीं लोकसभा में। ये संसद कानून में लिखा हुआ, यानी संविधान में लिखा हुआ ऐसी कोई बात नहीं है, बस ये सहमति बनी कि जो भी लोकसभा का अध्यक्ष होगा वो सत्ताधारी पार्टी का होगा और उपाध्यक्ष जो होगा विपक्षी दल का होगा। अब देखिए प्रथम लोकसभा का अध्यक्ष, बहुत ही इंपॉर्टेंट जीवी मावलंकर, गणेश वासुदेव मावलंकर, और प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष अनंत श्यानम आयंगर। ये दोनों को आपको याद रखना है। अब वीटो पावर के बारे में पिछले क्लास में चर्चा हो चुकी है, तो आप पिछले वीडियो को देख लीजिए, नीचे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।